ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हुए आज की वीडियो। तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे स्नेल्स लॉ का, जिसमें हमें एक इंसिडेंट रे गिवन होगी और हमें रिफ्रैक्टेड रे निकालनी होगी, ठीक है। या फिर इंसिडेंट एंगल गिवन होगा, फिर हमें रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना होगा और वो वेक्टर फॉर्म में होगा, इक्वेशन गिवन होगी, ठीक। फिर हम उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आपका आगे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो पहले वाले टॉपिक पर चलते हैं, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कभी थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस में सिर्फ वो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको निकालना होगा, जो हम वेक्टर फॉर्म से इजीली निकाल लेंगे। कभी कभी वो आपसे रिफ्रैक्टेड रे भी पूछ लेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे निकाल के देखो, तो रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स एक बार मैंने लिखे हैं, इनको देख लो। फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे, हम रिफ्रैक्टेड एंगल भी निकालेंगे और फिर रिफ्रैक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इनको, तो कुछ स्टेप्स हैं इसकी। तो फर्स्ट, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द इंटरफेस। मैं थोड़ा एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ। ये कोई इंटरफेस है, यहाँ से लाइट फॉल करेगी, ये आपका नॉर्मल बन जाएगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लो सबसे पहले। ये नॉर्मल वेक्टर आप निकाल लोगे, इसको हम बोल देंगे ए एन कैप। क्लियर। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल। फिर ये जो इंसिडेंट रे है इसका कंपोनेंट पता करेंगे हम नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये है, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सब्ट्रैक्ट दिस कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रे टू कंप्यूट द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे ट्रेवल्स। अब हमें वो प्लेन निकालना पड़ेगा जिसमें इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रही है। वो कैसे निकलेगा? ये जो अभी हमने कंपोनेंट निकाला इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रे, ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे गिवन होगी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें वो प्लेन मिल जाएगा जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, यानी प्लेन मिल जाएगा। ये प्लेन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब उस प्लेन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल। फिर हम ये प्लेन निकाल लेंगे, पूरा का पूरा प्लेन। इस प्लेन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ईपी कैप। ये वो प्लेन निकाल लिया हमने जो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल को कंटेन करता है, ठीक। इसका यूज हम एंड में करेंगे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से निकलेगा। मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा इंसिडेंट लाइट का और नॉर्मल का। यूजिंग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद यूजिंग स्नेल्स लॉ कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर मैं यहां से यहां μ1 sin i इक्वल्स μ2 sin r यूज करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को निकाल दूंगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ आई विल फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। फिर फाइनली हम रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन लिख देंगे। तो फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन है वो ये रही आपकी। रिफ्रैक्टेड रे इज इन द सेम प्लेन एज द इंसिडेंट एंड नॉर्मल। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें सेकंड स्टेटमेंट जो होता है वो लॉ का वो ये होता है, इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसी का हम यूज करेंगे और जो प्लेन हमने यहां से कैलकुलेट किया था ईपी कैप, वही प्लेन ये वाला होगा। तो हम रिफ्रैक्टेड लाइट की इक्वेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, cos r en कैप प्लस sin r ep कैप। cos r en कैप प्लस sin r ep कैप। क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं उसको। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक्स वाई प्लेन बाउंड्री है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपके, ये इस तरीके से। पहला मीडियम है z ग्रेटर देन 0 पर और उसके म्यू की वैल्यू है √2। क्लियर, ये मैंने पहला मीडियम मान लिया। दूसरा मीडियम 2 है जिसका z लेस देन इक्वल टू 0 है और उसका μ2 जो है वो √3 है। ठीक। इफ द इंसिडेंट रे इज, ये आपकी इंसिडेंट रे आपको दे रखी है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो हमें रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। क्लियर। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो अगर मैं सिंपल देखूं, ये मैं फिगर बना ले रहा हूँ। मान लो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसिडेंट लाइट ई वेक्टर हमको दे रखा है। तो एक एक स्टेप करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं। अगर मैं सिंपल बताऊं, ये तो ये मैंने इधर बनाया, ये ए वेक्टर आपको गिवन है। तो नॉर्मल वेक्टर आप खुद से बना सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर जेड एक्सिस है, तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जेड लेस देन 0। ऊपर जहाँ z ग्रेटर देन 0 है वहाँ μ1, यानी ऊपर वाले मीडियम का μ1 जो है वो √2 है। क्लियर, ये आपका √2 है।
नीचे वाले का मीडियम का म्यू2 जो है वो √3 है, म्यू2 जो है √3। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे करके ऐसे जाएगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, तो ये हम यूज कर लेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं नॉर्मल निकाल दे रहा हूँ, ये मेरा ई एन कैप हो जाएगा। तो ई एन कैप खुद ही देखो, ये जेड, ये उन्होंने खुद दे रखा है कि एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, तो ये बाउंड्री है, तो ये जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब समझे, यानी ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली। ठीक है, तो जेड एक्सिस जो है ऊपर वाली है, तो एक्स वाई प्लेन एक मीडियम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। क्लियर, तो ये याद रखना। तो नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा, तो मैं एक लिखते चल रहा हूँ ई एन कैप, तो ई एन कैप कितना हो गया मेरा के कैप, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब ए वेक्टर मुझे गिवन है, तो ए वेक्टर मुझे बताया था, ए वेक्टर कितना गिवन है भाई, 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैंने बताया था मैं वो वेक्टर निकाल लूंगा जो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल को कंटेन करता है। ठीक है, तो मैं वो प्लेन निकालूंगा, सॉरी, अब मैं वो प्लेन निकाल रहा हूं, प्लेन कंटेनिंग, प्लेन बोल दो या वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट एंड नॉर्मल, प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट एंड नॉर्मल, याद रखना। तो ये कैसे बताया था, कैसे निकालूंगा, ये जो वेक्टर है इसमें से नॉर्मल वाले कंपोनेंट को हटा दो, नॉर्मल किस एक्सिस की तरफ है, के कैप की तरफ, तो इस पूरे वेक्टर में जो भी के कैप का कंपोनेंट है उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो, लिखा था ना सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्ट द कंपोनेंट, तो इस वाले को हटा दो जो नॉर्मल के अलोंग है, तो कितना आ जाएगा 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप, ये आ गया। तो ये वो प्लेन आ गया जो हमारा इंसिडेंट और इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल को कंटेन कर रहा है। याद रखना ये प्लेन काम आएगा, क्योंकि जो प्लेन इंसिडेंट और नॉर्मल को कंटेन करता है वही प्लेन रिफ्रैक्टेड को भी कंटेन करता है, तो एंड में इसका यूज होगा। लेकिन हमें वो प्लेन नहीं चाहिए, उस प्लेन का यूनिट वेक्टर चाहिए, और उस प्लेन के यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ईपी कैप से। तो ईपी कैप विल बी, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं, 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप अपॉन 6√3 अंडर रूट ऑफ 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप डिवाइडेड बाई 3 को कॉमन ले लूं मैं, 36 प्लस 100 अंडर रूट 300, तो √3 इंटू 10, ये आ जाएगा 10√3, √3 से √3 भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होके 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये आपका वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया, याद रखना ईपी कैप। ठीक है, एंड में इसका यूज करेंगे। अब मैंने ईपी कैप निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, इंसिडेंट एंगल। अब देखो इंसिडेंट एंगल किसके बीच का है, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का, तो cos थीटा की वैल्यू यूज करूंगा मैं और इसको निकाल लूंगा, cos थीटा इक्वल्स वेक्टर a डॉट ई एन कैप अपॉन मॉड a ई एन कैप, ऐसे निकालेंगे। तो a का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा ई एन कैप के साथ, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई से, जे से, के से, आई तो है ही नहीं, जे भी नहीं है, के हो जाएगा, तो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई मॉड a, कितना आ जाएगा, अभी निकाला था हमने मॉड a, ये निकाला ना इस पूरे वेक्टर को, सॉरी इस पूरे वेक्टर को सॉल्व करूंगा, अंडर रूट 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो 6√3 और 8√3 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 300 और एक 400, तो ये आ जाएगा 400, मॉड ए आ गया। और ई एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो कॉस थीटा जो है वो आपका आ जाएगा -10/2 दैट इज -हाफ, सॉरी -10/20 दैट इज -हाफ। ठीक है, -हाफ आ गया, तो इससे हमें थीटा पता चल गया कि थीटा जो है वो 120 डिग्री आ गया। ठीक, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें यहाँ देखनी है, थीटा 120 डिग्री आ गया। एक्चुअल में ये जो थीटा है ना, दो वेक्टर, इंसिडेंट लाइट देखो इधर जा रही है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ, इसको दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। इंसिडेंट लाइट जो है वो इधर जा रही है और नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों के, दो वेक्टर के बीच में एंगल आप तभी ले सकते हो जब उनके टेल से टेल ज्वाइन हो। क्लियर, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल नहीं आ सकता, तो मैं एक वेक्टर को आगे खींच देता हूं तब उसका एंगल आएगा। तो ये जो थीटा आपने निकाला है ना, ये जो एंगल आ रहा है, ये इसको आगे बढ़ाने पर ये एंगल आ रहा है, कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला कितना है 120 डिग्री।
अगर ये पूरा 180 डिग्री है और ये वाला 120 आया है तो आई कितना हो जाएगा, आई विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये आ रहा है 60 डिग्री। इसको याद रखना, क्योंकि थीटा आप तभी ले सकते हो दो वेक्टर के बीच में जब उनके टेल से टेल ज्वाइन हो या हेड से हेड। तो ये वेक्टर अभी ऐसे थे तो मैंने इसको आगे खिसका दिया है सर, तो ये 120 आ गया, तो पीछे वाला कितना आ गया 60। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा दे रहा हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 sin i इक्वल्स μ2 sin r। क्लियर, μ1 ऊपर कितना है √3, √2 sin i sin 60 डिग्री इक्वल्स, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था भाई कितना था √3, तो ये हो गया √3 sin कितना r, sin 60 होता है √3/2। क्लियर, √3/2। तो इससे हमें पता चल गया sin r जो आएगा √3/2 1/√2 आ जाएगा। तो r कितना डिग्री आ जाएगा 45। इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये कितना आ जाएगा 45। अब मुझे रिफ्रैक्टेड रे निकालनी है, तो जैसे ही रिफ्रैक्शन एंगल आ गया तो अब मैं रिफ्रैक्टेड रे निकाल दूंगा। ठीक है, cos r PR कैप प्लस EN कैप, cos r EN कैप प्लस sin r EP कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। अब cos r भाई कहां से आएगा, ये रहा cos r, cos 45 डिग्री, r 45 है तो ये आ जाएगा 1/√2 EN कैप, वो लिखा हुआ है k कैप प्लस sin r 1/√2 EP कैप। EP कैप निकाला था तब बताया था ये यूज होगा आगे जाके। ठीक है, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जो नॉर्मल होती है वो आउटवर्ड नॉर्मल होती है। इसकी नॉर्मल इधर की तरफ होगी इस मीडियम में, और जब यहाँ की मीडियम नॉर्मल होगी तो वो नीचे की तरफ होगी। अगर इसकी नॉर्मल नीचे की तरफ होगी तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा, माइनस के कैप होगा। तो यहाँ पर मुझे ए एन कैप के लिए, यानी ये जो नॉर्मल होगी वो नीचे वाले मीडियम की होगी, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा माइनस के कैप, और यहाँ पर एज इट इज वो लगा दूंगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे। तो फाइनल आंसर भाई आपका ये आ गया। तो 1/√2 कॉमन ले रहा हूं, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर, जिसको डाउट हो ये माइनस के कैप क्यों आया वो ध्यान से एक बार देख लो भाई, क्योंकि पहले हमने नॉर्मल ऊपर वाली नॉर्मल ली थी, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ली जाती है ये वाली, अब हमने नीचे वाली नॉर्मल ली है, इस वजह से माइनस के। क्लियर, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखो रिफ्रैक्शन एंगल भी निकाल दिया और रिफ्रैक्टेड वेक्टर भी ये निकाल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो भाई देखो भाई ये वाला टॉपिक देखो, ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है, इसी वजह से इस पॉइंट पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वाई डिनोट की गई है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी। अब सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी तो लाइट यहाँ से ए पॉइंट पर एंटर हुई, सिंस अलग अलग जगह अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो डेविएट हो रही है, तो डेविएट होके बी से निकल रही है। तो सिंस अलग अलग डेविएशन है इस वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, पाथ एक कर्व के फॉर्म में होगा। तो लाइट ए पे एंटर हुई, पी पे पहुंची और कर्व बी पे पहुंची। ठीक, थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा नॉट, फिर यहाँ पी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बाई। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको यूज करूं तो स्नेल्स लॉ से इसको सॉल्व करता हूं। तो स्नेल्स लॉ, तो मुझे रिलेशन निकालना है कि भाई इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो स्नेल्स लॉ में मुझको ये पता है म्यू साइन आई इक्वल्स कांस्टेंट, तो यही लॉजिक मैं ए पर और पी पर लगा देता हूं। कहां पर, ए पर। तो म्यू साइन आई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू म्यू साइन आई एट पॉइंट बी, पी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा, तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पी पॉइंट आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है म्यू वाई इंटू साइन थीटा वाई। इससे मुझे साइन थीटा वाई मिल गया, साइन थीटा वाई कितना मिल गया, साइन थीटा अपॉन म्यू वाई। तो भाई ये मुझे वैल्यू मिल गई साइन थीटा वाई। अगर मुझे साइन थीटा वाई मिल गया तो मैं कॉस थीटा वाई भी निकाल सकता हूँ। तो कॉस थीटा वाई विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा वाई अपॉन म्यू वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मुझे भाई कॉस थीटा वाई भी मिल गया और साइन थीटा वाई। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये थीटा वाई है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा वाई 90,
तो फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, फाई, तो फाई कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा वाई। अब देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की लाइन, ये टेंजेंट है, स्पेशली क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, टेन फाई। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, टेन थीटा इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, टेन फाई इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या लिखा, टेन फाई इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको बहुत अच्छे से देखना, अब मेन पार्ट अब स्टार्ट हुआ है। तो टेन फाई लिखूंगा, लेकिन मैं टेन फाई की वैल्यू तो लिख नहीं सकता, मुझे तो थीटा वाई और थीटा कॉस थीटा वाई साइन थीटा वाई पता है। तो मैं फाई को क्या लिख दूंगा, टेन 90 माइनस थीटा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड टेन 90 माइनस थीटा वाई इज कॉट थीटा वाई, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कॉट थीटा वाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा वाई अपॉन साइन थीटा वाई, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो अब देखो यहां से ध्यान से, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई कॉस थीटा वाई ये लिखा हुआ है, साइन थीटा वाई ये लिखा हुआ है, मैं कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा भाई। तो इससे अब मैं सॉल्व करूं, तो मुझे x निकालना हो या y निकालना हो, तो एक तरफ मैं पैरामीटर लेके चला जाऊंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो dy विल बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये जाएगा y1 से y2 और ये जाएगा x1 से x2। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। ड्यू टू वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एटमॉस्फेयर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग लेयर का अलग अलग है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सरफेस मान लिया मैंने ग्राउंड, यहाँ का टेम्परेचर अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। ठीक है, तो इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं चेंज होता जा रहा है। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज एज, इसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो रहा है, n इक्वल्स n नॉट 1 प्लस ए वाई, वेयर n नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस। एकदम सरफेस पे जब हमें, तो n इक्वल्स कितना है, n नॉट, और इसमें a की वैल्यू आपको ये दे रखी है, फॉर्मूला ये दे रखा है। अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स ऑन अ लेवल सरफेस। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये जो पर्सन खड़ा हुआ है इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, तो ये पर्सन 2 मीटर पे खड़ा हुआ है। बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस ही कैन नॉट सी द रनवे। तो ये रोड वो देख रहा है, तो किस डिस्टेंस तक वो रोड नहीं देख सकता। तो मान लेते हैं ये जो पर्सन है वो यहाँ तक की रोड देख सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी वो ऐसे आएगी इस तरीके से, यानी पीछे से ऐसे एंटर की होगी, तो यहाँ पर आई कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद लाइट बेंड होगी यहाँ इस पर्सन तक पहुंचानी है हमको लाइट। ठीक है, ये तो मैं कोई वाई डिस्टेंस पे चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं ये बना दिया, ये नॉर्मल बना दे रहा हूँ आपका। ठीक है, तो ये जो है, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया, यहाँ पर टेंजेंट बना दिया इसे, ये टेंजेंट बना दिया मैंने। तो जब मैंने इसको टेंजेंट बनाया, तो ध्यान देना उसी टेंजेंट का यूज करूंगा मैं यहाँ पर। ये एंगल मैंने आई बोला है, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ये एंगल इंसिडेंस है, तो वर्टिकली अपोजिट होने से ये भी आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। और आई और थीटा में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों 90 हैं, तो थीटा जो है वो 90 माइनस आई होगा। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, ये एंगल आई तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, एंगल थीटा। ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की थी। अब मैं वही स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू साइन आई इक्वल्स कांस्टेंट, भाई ये बोलता है स्नेल्स लॉ हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है ये। तो मैं ए पॉइंट पर लगा दे रहा हूँ स्नेल्स लॉ, और इस पी पॉइंट पर लगा दे रहा हूँ स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखूं मैं, म्यू साइन आई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू म्यू साइन आई एट पॉइंट पी। अब ए पॉइंट पे आपको पता है आई 90 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है। म्यू और एन एक ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ पे लिखूं एन नॉट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझको पता नहीं है, तो मैंने म्यू वाई मान लिया, या एन वाई मान लो, और एन वाई की वैल्यू ये गिवन है, ये रही म्यू वाई या एन वाई एक ही है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, एन नॉट अंडर रूट 1 प्लस ए वाई।
क्योंकि हम y हाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कितना डाल दे रहा हूँ, एन नॉट अंडर रूट 1 प्लस ए वाई। ठीक, साइन आई की जगह कितना डाल दूं, साइन आई डाल दूंगा यहाँ पर, तो साइन आई डाल दिया मैंने। लेकिन मैं अभी साइन आई को रिप्लेस करूंगा थीटा से। क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, आई को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टेन थीटा है वो टेंजेंट का एंगल है, और टेंजेंट का जो एंगल होता है टेन थीटा वो हमको देता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब मैंने ये लिख दिया, तो एन नॉट, तो इससे अल्टीमेटली एन नॉट से एन नॉट उड़ गया, साइन आई कितना आ गया, तो साइन आई कम्स आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए वाई। क्लियर, तो साइन आई आपका ये निकल के आ गया। अब मैं चाहूं तो कॉस आई निकाल लेता हूं, तो कॉस आई, तो देखो भाई कॉस आई कितना आ जाएगा, तो कॉस आई विल बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, तो 1 माइनस 1 अपॉन, इसका स्क्वायर कर दूं 1 प्लस ए वाई, तो कॉस आई विल बी 1 प्लस ए वाई, यानी रूट ए वाई अपॉन 1 प्लस ए वाई, क्योंकि 1 प्लस ए वाई माइनस 1 ये आ गया साइन आई, और ये आ गया आपका कॉस आई। ठीक, अब मैं जा रहा हूं इस पर टेन थीटा पर, तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, फिर से ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि भाई टेन थीटा जो एंगल है वो टेंजेंट का एंगल है, तो टेन थीटा को लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अब टेन थीटा को क्या लिखूं मैं, टेन 90 माइनस आई, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 1090, क्योंकि मैंने थीटा को 90 माइनस आई लिख सकता हूं, तो 1090 माइनस आई कैन बी रिटन एज कॉट थीटा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब कॉट थीटा कैन बी रिटन एज, सॉरी 1090 माइनस आई इज कॉट आई, कॉट आई कैन बी रिटन एज कॉस आई अपॉन साइन आई, क्योंकि कॉट आई है, कॉट आई इज कॉस आई अपॉन साइन आई, तो डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, तो कॉस आई कितना आ जाएगा, रूट ए वाई अपॉन 1 प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई साइन आई, साइन आई कितना है 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब भाई अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिटन एज रूट ए वाई। तो मैं dx को क्या लिख सकता हूं, dx इज dy अपॉन रूट ए वाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से x 0 से y, ध्यान से देखना अब इसको, तो इंटीग्रेशन dx का x हो गया, लिमिट 0 से x, 1 अपॉन रूट ए बाहर आ गया, y की पावर हाफ ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन y की पावर माइनस हाफ dy 0 से लेके y, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए, ये कितना आएगा भाई निकल के, y की पावर माइनस हाफ प्लस 1, यानी y की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1, यानी y की पावर यानी अपॉन हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, रूट ए रूट वाई, और ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैं इसको सॉल्व करूं, स्क्वायरिंग कर दूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4y अपॉन ए, तो इससे y कितना आ गया, ए एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो, तो इसी वजह से ये जो ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनना है, तो लाइन जो पैराबोलिक पाथ पे जाएगी। ठीक, अब मैं अपनी वैल्यू भी निकाल लेता हूं कि पर्सन कहां तक देख सकता है। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, पर्सन कितना डिस्टेंस पर है, मान लो x पर, तो x डिस्टेंस तक वो पर्सन देख सकता है, और पर्सन की हाइट कितनी है 2, यानी y की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे 2। तो अब मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूं इसकी, तो देखो भाई मुझे x निकालना है कि पर्सन यहां से यहां तक देख सकता है, तो वो डिस्टेंस x है, ये निकालना है, y कितना डालना है 2। तो y इक्वल्स y तो मुझे पता है, तो y को कितना डाल दूं मैं 2, ये वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 इक्वल्स a एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर 6, x को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, तो x विल बी, ये मीटर में आंसर आएगा, तो आंसर विल बी 2 किलोमीटर, यानी कि ये जो पर्सन है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक देख सकता है। ठीक है भाई, तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रिज्म। ओके देन बाय।